बड़ी खबर महाराष्ट्र से आपको बता रहे हैं, जहां के छत्रपति संभाजीनगर में एक महिला के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया है। अपने दोस्त से मिलने गई महिला ने गैंगरेप का आरोप लगाया है और मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। जो पीड़ित महिला है वो एक प्राइवेट अस्पताल में नर्स है। उसका कहना है कि वो अपने दोस्त से मिलने गई थी और 3 लोगों को इस मामले में अरेस्ट पुलिस ने किया है। एक और बड़ी खबर का रुख करें। देश के उत्तरी राज्यों में कोहरे का कहर, कोहरा आया मुसीबत लाया। लखनऊ, कानपुर, आगरा में कोहरे की घनी चादर छाई हुई है। प्रयागराज, वाराणसी, बरेली में कोहरा है। गोरखपुर, अयोध्या, सुल्तानपुर में भी कोहरे ने मुसीबतें बढ़ाई हुई हैं। रायबरेली, सीतापुर, हरदोई में भी कोहरा देखने को मिल रहा है और दिल्ली एनसीआर के साथ साथ दिल्ली एनसीआर में भी कोहरे की चादर छाई हुई है। जम्मू कश्मीर और हिमाचल में तो बर्फबारी का अनुमान लगाया गया है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये तस्वीरें लगभग उत्तर भारत के हर जिले की ऐसा ही हाल देखने को मिल रहा है, जहां पर कोहरे की घनी चादर छाई हुई है। प्रयागराज, वाराणसी, बरेली, दिल्ली एनसीआर, गोरखपुर, अयोध्या, सुल्तानपुर, हर तरफ कोहरे ने मुसीबतें बढ़ाई हुई हैं। रायबरेली, सीतापुर, हरदोई में भी कोहरे की वजह से मुसीबतें बढ़ी हुई हैं यात्रियों के लिए खास तौर पर, और इसके अलावा रोजमर्रा के लिए भी यहां मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है आम लोगों को। दिल्ली एनसीआर में कड़ाके की ठंड लगातार जारी है, लेकिन अगर एयर पोल्यूशन की बात करें या फॉग की बात करें तो वो कल की अपेक्षा आज बेहद कम देखने को मिल रहा है। इस समय हम दिल्ली के अक्षरधाम पर मौजूद हैं और आप मेरे ठीक पीछे देख सकते हैं अक्षरधाम मंदिर। अभी तक फिलहाल कोहरा इतना ज़्यादा था कि फिलहाल जो अक्षरधाम मंदिर है वो दिखता ही नहीं था, लेकिन चूंकि आज फॉग बेहद कम है इसलिए अक्षरधाम मंदिर की जो तस्वीर है वो देखने को मिल सकती है। लेकिन अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करें तो फिलहाल अभी तक जो एयर क्वालिटी इंडेक्स राजधानी दिल्ली में 500 के ऊपर रिकॉर्ड किया जा रहा था, आज जो फिलहाल एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 348 के आसपास रिकॉर्ड किया गया है। हालांकि लगातार जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है उसकी वजह से जो मौसम का मिजाज है वो बदला हुआ ज़रूर नज़र आ रहा है। हवाएं हैं वो चल रही हैं। मौसम विभाग ने कहा है कि आने वाले दिनों में जो स्थिति है वो कहीं ना कहीं बदल सकती है, क्योंकि जो फॉग है और फॉग की वजह से जो विजिबिलिटी है वो आने वाले दिनों में बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही थी। फॉग बहुत ज़्यादा सड़कों पर देखने को मिल रहा था, इससे गाड़ियों की जो रफ्तार है वो बहुत धीमी दिखी जा रही थी। लेकिन आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि चूँकि कोहरा बहुत कम है और कोहरे के कम होने की वजह से जो गाड़ियां हैं वो आराम से निकल रही हैं। हालांकि ट्रैफिक पुलिस की तरफ से एडवाइजरी ज़रूर जारी की गई है कि अगर आप सड़कों पर निकल रहे हैं तो कोहरे को ध्यान में रखें, अपनी गाड़ियों की हेडलाइट जो है वो जला के रखें। लेकिन कल की अपेक्षा जो कमोवेश है वो फिलहाल आज राजधानी में बेहद कम देखने को मिल रहा है, चाहे वो कोहरा हो या फिर एयर क्वालिटी इंडेक्स हो, उसमें बदलाव ज़रूर हुआ है। एयर क्वालिटी इंडेक्स भी कम हुआ है और साथ के साथ कोहरा भी कम देखने को मिल रहा है। दिल्ली में प्रदूषण की समस्या खत्म नहीं हुई कि अब दिल्ली वासियों को कोहरे की मार झेलनी पड़ रही है। आलम यह है कि कल शाम से ही लोगों के सामने विजिबिलिटी शून्य के बराबर है। सड़क हो या बिल्डिंग, सब कुछ ना के बराबर दिखाई दे रहा है। सड़कों पर वाहनों की रफ्तार पर ब्रेक लग गए हैं। लोग लाइट जलाकर वाहन चलाने को मजबूर हैं। कोहरे की वजह से लोगों को घंटों जाम में भी जूझना पड़ रहा है। धुंध और कोहरे के चलते आधे घंटे का सफर 1.5 घंटे में पूरा हो रहा है। दिल्ली का आईटीओ इलाका हो या फिर एम्स इलाके की तस्वीर, अक्षरधाम हो या फिर मयूर विहार, लगभग हर जगह की तस्वीर एक जैसी नजर आ रही है। सफेद परत के बीच लोग निकलने पर मजबूर हैं। इन दिनों दिल्ली में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। रोजाना काम पर आने जाने वाले लोगों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। कोहरा सिर्फ दिल्ली ही नहीं बल्कि पूरे एनसीआर में कहर बरपा रहा है। नोएडा हो या ग्रेटर नोएडा, हर जगह सड़कें कोहरे की चपेट में हैं।
तस्वीरें दिल्ली से सटे ग्रेटर नोएडा इलाके की है, जहां 5 मीटर की दूरी भी देख पाना नामुमकिन है। ऐसे में वाहन चालकों के लिए ड्राइव करना बहुत मुश्किल हो गया है। सड़कों पर लगी स्ट्रीट लाइट कोहरे के चलते सफेद बवंडर की तरह नजर आ रही है। शाम होते ही सड़कों पर ऐसा कोहरा छाया कि वाहन चालक लाइट जलाने पर मजबूर हो गए। डिपर लाइट के सहारे लोग सफर तय करने को मजबूर हैं। घने कोहरे के चलते सड़क पर हादसे होने का भी खतरा बढ़ गया है। ट्रैफिक पुलिस कर्मियों की तैनाती बढ़ा दी गई है। कई जगह तो ट्रैफिक पुलिस कर्मी गाड़ियों को रोक कर सड़क पर भेजने का काम कर रहे हैं, जिससे किसी अनहोनी को रोका जा सके। और अब बात करते हैं लद्दाख की, जहां रात भर हुई बर्फबारी से चारों ओर बर्फ की सफेद चादर बिछ गई है। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि जहां तक नजर जाती है वहां बर्फ और सिर्फ बर्फ ही नजर आती है। रात भर हुई इस बर्फबारी से पारा काफी नीचे चला गया है, तो वहीं मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे में और बर्फ गिरने की चेतावनी दी है। मतलब आने वाले वक्त में लद्दाख का मौसम और ज्यादा बर्फबारी से सर्द होने वाला है। तस्वीरें आप देख रहे हैं कि हर तरफ सिर्फ बर्फ ही बर्फ यहां पर गिरी हुई दिखाई दे रही है। देखिए गाड़ी है ये, लेकिन गाड़ी है पहचान पाना मुश्किल हो रहा है, क्योंकि गाड़ी के ऊपर भी बर्फ की सफेद चादर है, मकानों के ऊपर, रास्तों के ऊपर, और लद्दाख के द्रास की तस्वीरें हैं। कहा यह जा रहा है कि आने वाले कुछ और दिनों में अभी और भारी बर्फबारी इसी तरह देखने को मिल सकती है, और इसी बर्फबारी की वजह से जो पारा है काफी नीचे चला गया है, और अभी कुछ और दिन तक बर्फबारी से निजात नहीं मिलने वाली है। महाराष्ट्र के नागपुर में दिल दहला देने वाला हादसा हो गया। पानी की टंकी ढहने से 2 मजदूरों की मौत हो गई। दोनों ही मजदूर बिहार के बेतिया के रहने वाले थे। बताया जा रहा है कि निर्माणाधीन पानी की टंकी की टेस्टिंग के दौरान उसका एक हिस्सा अचानक गिर गया। टंकी के मलबे और तेज पानी के दबाव में कई मजदूर दब गए। हादसे में बेतिया के रहने वाले 2 मजदूरों की मौत हो गई। दोनों ही रोजी रोटी के लिए 15 दिन पहले ही महाराष्ट्र गए थे, लेकिन जब मौत की खबर आई तो पूरे गांव में मातम पसर गया। रास्ते में थे तो मेरा बड़ा लड़का कह रहा है जो पापा जी लड़का नहीं है, जो अपना भाई है बेटा है नहीं है। मेरा लड़का बोला कि भाई नहीं है मेरा बुलेट। वो रोने लगा, हम भी रोने लगे। दोनों ही युवक ठेके पर काम कर रहे थे। अभी 3 या 4 दिन की मजदूरी हुई थी, तभी यह हादसा हो गया। अरविंद जहां शादीशुदा था, वहीं बुलेट अपनी बहन की शादी के लिए पैसे कमाने मजदूरी करने महाराष्ट्र गया था। ग्रामीणों ने पीड़ित परिवारों के लिए सरकार से मुआवजे की मांग की है, लेकिन अभी तक कोई मदद नहीं मिली। बड़ी खबर का रुख करें। बीजेपी का लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी पर बड़ा हमला। राहुल संसद का सत्र छोड़कर जर्मनी चले गए। राहुल जर्मनी गुप्त बैठकों के लिए गए हैं। क्या यात्रा भारत की सुरक्षा और संप्रभुता पर सवाल नहीं उठाती? राहुल का हर्टी स्कूल जाना सवाल खड़े करता है। जर्मनी में जॉर्ज सोरोस से जुड़ा हुआ है हर्टी स्कूल। राहुल जॉर्ज सोरोस की टीम से मिलने जर्मनी गए। सोरोस कई देशों में सत्ता परिवर्तन के लिए कुख्यात है। और आइए हम आपको दिखाते हैं 5 बड़ी खबरें राजनीतिक गलियारों की टॉप 5 न्यूज में। यूपी बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी आज करेंगे बड़ी बैठक। बैठक में मुख्यमंत्री के पहुंचने की संभावना। बीएलए भी रहेंगे मौजूद। एसआईआर को लेकर होगी चर्चा। सड़क सुरक्षा को लेकर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने की बैठक। कोहरे के मौसम में आवश्यक प्रतिबंधों व्यवस्थाओं पर भी हुई गहन चर्चा। सीएम ने कहा अद्यतन नियम तोड़ने वालों के लाइसेंस जब्त और वाहन सीज करने की सख्त नीति लागू करें। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हमले का मामला। 30 हजारी कोर्ट ने आरोपी के खिलाफ गंभीर धाराओं में तय किया आरोप। कहा आरोप तय करने के लिए प्रथम दृष्टया पर्याप्त सबूत मौजूद। आज से भोपाल मेट्रो में आम लोग कर पाएंगे सफर। कल सीएम मोहन यादव और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने मेट्रो को दिखाई हरी झंडी। पहले फेज में सुभाष नगर से एम्स मेट्रो स्टेशन तक चलेगी मेट्रो। हैदराबाद में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार बूथ लेवल के अधिकारियों के साथ करेंगे बैठक। कल परिवार के साथ भाग्यलक्ष्मी मंदिर में किया दर्शन पूजन। गोलाकुंडा और चारमीनार भी गए ज्ञानेश कुमार। बड़ी खबर का रुख करें। यूपी के बलिया में बदमाशों के साथ मुठभेड़ हुई है। 4 बदमाशों को गोली लगी है। पुलिस ने 4 को गिरफ्तार कर लिया है। तो यूपी पुलिस और बदमाशों के बीच में ये मुठभेड़ बलिया में हुई है। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं घायल बदमाशों को ले जाते हुए पुलिसकर्मी यहां दिखाई दे रहे हैं। बदमाशों के
पैर में गोली लगी है। 4 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार इस मुठभेड़ में किया है। बैटिंग ऐप और ऑनलाइन गेमिंग से करोड़ों रुपए कमाने वाले अनुराग द्विवेदी ने ईडी की कार्रवाई पर अपना ऑडियो शेयर कर सफाई दी और खुद को बेगुनाह बताया। दरअसल जिस तरीके से अनुराग द्विवेदी पर ईडी का शिकंजा कसा है और उसकी करोड़ों की संपत्ति और नकदी जब्त की गई है, उसके बाद से अनुराग द्विवेदी टेंशन में है और अब उसका ये बयान सामने आया है। मेरी जो भी एसेट है, कोई भी एसेट मेरी इलीगल नहीं है। जो भी फंड कंपनी से फंड मेरे अकाउंट में आया है, सारी बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, यूनिकॉर्न कंपनीज हैं, उनके बड़े बड़े नाम हैं और हर एक फंड का टैक्स, चाहे वो जीएसटी हो चाहे वो इनकम टैक्स हो, सब पेड है। मैं इतना बात बोलना चाहूंगा, मेरे पास हर एक चीज का हिसाब है। इतना ही नहीं, अनुराग बैटिंग एप्लीकेशन को भी लीगल बता रहा है और उसके पीछे तर्क भी दे रहा है कि अगस्त 2024 में नए गेमिंग कानून के आने के बाद से ये लीगल हुआ है। उससे पहले ये पूरी तरह से लीगल यानी कि वैध था और उसने ये पैसे वैध तरीके से कमाए हैं। मेरी ये रिक्वेस्ट है कि कोई भी फैंटेसी क्रिकेट को सट्टा, फैंटेसी क्रिकेट को जुआ ना बोले, क्योंकि वो मैं उस काम की पूजा करता हूँ, उसी काम ने मुझे बनाया है। मेरे साथ जितने भी लोग हैं उनकी भी जिंदगी, उनके भी घर उसी काम से चल रहे हैं। ईडी लगातार अनुराग द्विवेदी पर शिकंजा कसे हुए है। हाल ही में ईडी ने उन्नाव वाले घर पर छापामार कार्रवाई की थी, जहां करोड़ों की महंगी महंगी गाड़ियां मिली। आरोप है कि अनुराग द्विवेदी ने ये सब सट्टेबाजी के दम पर बनाया है। बड़ी खबर का रुख करें। मुंबई में एक्ट्रेस नोरा फतेही की कार को टक्कर मारी गई है। हादसे में नोरा फतेही बाल बची। मुंबई में एक कॉन्सर्ट में जाते वक्त ये हादसा उनकी गाड़ी के साथ हुआ है। तस्वीरों में आप नोरा फतेही की गाड़ी को ही देख रही हैं। आरोपी कार ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया है। बताया जा रहा है कि जिस गाड़ी ने टक्कर मारी उसका ड्राइवर शराब के नशे में धुत था, उसे अरेस्ट कर लिया गया है। तो मुंबई में एक कॉन्सर्ट में जाते समय नोरा फतेही की गाड़ी को टक्कर मारी गई है और गाड़ी को टक्कर मारी गई, उसके बाद क्या हाल हुआ है ये आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। इसी गाड़ी में सवार थी नोरा फतेही जो बाल बची हैं। मुंबई में एक कॉन्सर्ट में वो जा रही थी, इस वक्त उनकी गाड़ी के साथ ये हादसा हुआ। पुलिस ने आरोपी ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है। बाल बची हैं इस हादसे में नोरा फतेही। बड़ी खबर का रुख करें। यूपी के बुलंदशहर में इनामी बदमाश ढेर हुआ है। इनामी बदमाश आजाद उर्फ जुबैर मारा गया है। जुबैर पर 50,000 रुपए का इनाम था। मारे गए बदमाश के पास से हथियार मिले हैं। बदमाशों से मुठभेड़ में एक सिपाही भी घायल हुआ है। आजाद उर्फ जुबैर पर 45 से ज्यादा केस चल रहे हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आजाद उर्फ जुबैर जिस पर 45 से ज्यादा केस चल रहे हैं, उसके साथ मुठभेड़ हुई है। 50,000 रुपए का इनाम भी उस पर था जुबैर पर और इस मुठभेड़ में इनामी बदमाश आजाद उर्फ जुबैर को मारा गया है। उसके पास से हथियार भी मिले हैं। और अब बात करते हैं राजस्थान की, जहां आग की डरावनी तस्वीर सामने आई है। जहां के उदयपुर में अहमदाबाद नेशनल हाईवे पर 2 गाड़ियों की जोरदार भिड़ंत हो गई, जिसके बाद गाड़ियां धू कर जलने लगी। इस वजह से नेशनल हाईवे पर लंबा जाम लग गया। तस्वीरें ऐसी जैसे किसी फिल्म की शूटिंग चल रही हो। रोंगटे खड़े कर देने वाले इस हादसे से हर तरफ अफरा तफरी मच गई। बताया जा रहा है कि एक टैंकर डिवाइडर तोड़ता हुआ दूसरी लेन में घुस आया, तभी सामने से आ रहा कंटेनर उससे जा भिड़ा, जिसके बाद दोनों ही गाड़ियों में भीषण आग लग गई। हर तरफ धुआं फैल गया। वो तो भला हो ग्रामीणों का, जिन्होंने बहादुरी दिखाते हुए दोनों गाड़ियों के ड्राइवरों को किसी तरह बाहर निकाला। गंभीर रूप से जख्मी ड्राइवरों को अस्पताल पहुंचाया गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने किसी तरह आग पर काबू पाया। इसके बाद नेशनल हाईवे चालू हो सका। यूपी के बाराबंकी में सोशल मीडिया के जरिए शुरू हुए प्यार का खौफनाक अंत सामने आया। मंगलवार को गोरखपुर से आई महिला की हत्या के मामले का पुलिस ने हैरान करने वाला खुलासा किया है। संदीप और ममता यादव की मुलाकात शादी.com के जरिए हुई थी। मुलाकात धीरे धीरे प्यार में बदल गई। ममता पेशे से सिविल इंजीनियर थी और पहले से ही शादीशुदा थी। संदीप भी शादीशुदा था।
कुछ महीनों पहले उसे शादी के प्रस्ताव आए थे, लेकिन अफेयर की वजह से शादी टूट गई। संदीप अब ममता से पीछा छुड़ाना चाहता था, लेकिन ममता नहीं चाहती थी कि संदीप उसे छोड़े। बीते 15 दिसंबर रात करीब 1 बजे ममता बाराबंकी अपने प्रेमी संदीप यादव से मिलने उसके घर पहुंची, लेकिन ठीक अगले दिन यानी 16 दिसंबर को उसी घर में ममता की लाश मिली। शुरुआत में संदीप ने पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की, लेकिन जब उससे कड़ाई से पूछताछ की गई तो उसने सारा राज उगल दिया। पुलिस के मुताबिक हत्या में संदीप का पूरा परिवार शामिल था। सभी ने ममता की कुल्हाड़ी से काटकर निर्मम हत्या कर दी। यही नहीं, उसके बाद शव को भी ठिकाने लगाने की कोशिश हुई। महिला थी जो उसकी परिचित थी, पहले से वो दोस्त थे, और कल रात में संभवतः ये यहाँ पे इसके यहाँ साथ में इसके साथ रहने आ गई थी, और आपसी को इनका परिवार से मतभेद हुआ। उसी में परिवारजनों ने हत्या कर दी। मौका वारदात से अब भी सबूत जुटाए जा रहे हैं। हालांकि ममता का बैग और फोन अब तक बरामद नहीं हो सका है। वहीं संदीप के मां बाप भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। दिल्ली एयरपोर्ट पर एक यात्री ने एयर इंडिया एक्सप्रेस के पायलट पर गंभीर आरोप लगाए। अंकित दीवान नाम के यात्री ने दावा किया कि उनके साथ पायलट कैप्टन वीरेंद्र ने मारपीट की है। सोशल मीडिया पर आई इन तस्वीरों के बाद मामले ने तूल पकड़ा। पीड़ित यात्री का दावा है कि उनकी 7 साल की बेटी के सामने उन्हें पीटा गया। यात्री अंकित दीवान ने अपने खून से लथपथ एक फोटो भी शेयर की और पूरी आपबीती बताई। यात्री अंकित दीवान का आरोप है कि वो सिक्योरिटी चेक के लिए लाइन में खड़े थे, तभी कैप्टन वीरेंद्र ने लाइन तोड़ी और कैप्टन वीरेंद्र को जब लाइन में पीछे लगने को कहा गया तो उन्होंने हमला कर दिया। पीड़ित यात्री अंकित दीवान ने डीजीसीए, एयर इंडिया और दिल्ली पुलिस को अपनी लहूलुहान तस्वीरें शेयर कर कार्रवाई की मांग की है। इसके बाद आरोपी पायलट को तत्काल प्रभाव से ड्यूटी से हटा दिया गया। तेलंगाना के निर्मल जिले के गांव में सरपंच ने बंदरों को भगाने की ऐसी तरकीब निकाली जिससे न सिर्फ बंदर भाग खड़े हुए बल्कि ये तरकीब सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय भी बन गई। सरपंच ने भालू की पोशाक और मुखौटा मंगाया, फिर इसे पहनकर बंदरों के बीच पहुंच गया। वहीं भालू बने सरपंच को देख बंदरों में अफरा तफरी मच गई और डर कर भागते नजर आए। तस्वीरें निर्मल जिले के लिंगापुर गांव की है। यहाँ लंबे समय से बंदरों ने डेरा डाल रखा है, जिससे किसान खासे परेशान हैं। ऐसे में गांव के सरपंच कुमारी रंजीत को यह अनोखी तरकीब सूझी, जिनकी कोशिश से बंदर डरकर भाग रहे हैं और ग्रामीणों को बंदरों के आतंक से जल्द निजात मिलने की उम्मीद है। यूपी में कोडीन कफ सिरप मामले पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। सीएम योगी ने शुक्रवार को कफ सिरप मामले में अखिलेश पर इशारों ही इशारों में हमला किया। कल मीडिया से बातचीत करते हुए योगी ने शायराना अंदाज में तंज कसा था। यही कसूर मैं बार बार करता रहा, धूल चेहरे पर थी और आईना साफ करता रहा। लेकिन अब अखिलेश यादव ने भी उसी अंदाज में योगी को जवाब दिया। अपना चेहरा न पहुंचा गया आपसे, आईना बेवजह तोड़ कर रख दिया। अखिलेश ने सीएम योगी के तस्वीरों वाले बयान पर भी पलटवार किया। तो अगर हम तस्वीरों का ही सब कुछ ठीक मान लें, मेरे साथ खड़ा होने वाला ही अगर माफिया है तो मेरी तस्वीर तो मुख्यमंत्री जी के साथ भी है, मेरी तस्वीर डिप्टी सीएम साहब के साथ भी है, मेरी तस्वीर दूसरे हाफ उनके साथ भी है। अखिलेश यादव ने कहा कि अगर आरोपी समाजवादी पार्टी से जुड़े तो उन पर भी बुलडोजर चलना चाहिए, चाहे वो कालीन भैया हो या कोडीन भैया। यूपी के सिद्धार्थनगर में एक चोरनी ने दिन दहाड़े गल्ला लूट लिया। चोरी के लिए वो मुंह छिपाकर आई और कुछ ही मिनटों में वारदात को अंजाम देकर फरार हो गई। मुंह पर दुपट्टा बांधकर शातिर चोरनी मेडिकल स्टोर के अंदर घुसी। काउंटर पर कोई मौजूद नहीं था। चोरनी काउंटर पर चढ़कर बैठ गई, फिर उसने बाहर झांका और जब लगा कि कोई आ नहीं रहा तो गल्ले का दराज खोला और उसमें से पैसे चुराने लगी। चोरी करने आई लड़की ने दोबारा बाहर देखा और फिर दूसरा दराज खोला और उसमें से भी गड्डियां निकाली और फरार हो गई। मेडिकल स्टोर का मालिक कुछ काम से दुकान के पीछे बने अपने मकान में गया था, तभी इस शातिर चोरनी ने कांड कर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल और असम दौरे पर थे। इस दौरान बंगाल में जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर जमकर वार किया।
नादिया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसभा होनी थी। बड़ी संख्या में लोग उन्हें सुनने आए थे, लेकिन खराब मौसम की वजह से कोलकाता एयरपोर्ट वापस लौटना पड़ा। इसके बाद पीएम ने फोन पर जनता को संबोधित किया और ममता पर चुन कर वार किए। टीएमसी घुसपैठियों को बचाने के लिए पूरा जोर लगा रही है। बीजेपी जब घुसपैठियों का सवाल उठाती है तो टीएमसी के नेता हमें गालियां देते हैं। इसके बाद मोदी गुवाहाटी पहुंचे और गोपीनाथ बरदलोई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के नए इंटीग्रेटेड टर्मिनल का उद्घाटन किया। इस दौरान पीएम मोदी ने कांग्रेस पर असम के लोगों की उपेक्षा का आरोप लगाया। कांग्रेस 6-7 दशक तक जो गलतियां करती रही, तो मोदी एक एक करके उसको सुधार रहा। मोदी के लिए असम का विकास ये जरूरत भी है, जिम्मेदारी भी है। अपना भाषण शुरू करने से पहले पीएम ने लोगों से मोबाइल का टॉर्च जलाने की अपील की ताकि सभी जश्न का हिस्सा बन सके। शहर शहर खूंखार तेंदुए का कहर। महाराष्ट्र से लेकर मध्य प्रदेश तक तेंदुए के आतंक से लोग डरे हुए हैं। शिकार के चक्कर में भूखे तेंदुए रिहायशी इलाकों में घुस रहे हैं और लोगों की सांसें अटकी हैं। अंधेरे में तेंदुआ दबे पांव आया और सो रहे कुत्ते को दबोच दिया। कुत्ते की आवाज ने रात के सन्नाटे को चीर दिया। तेंदुए के हमले के आगे कुत्ता बेबस हो गया। तस्वीरें महाराष्ट्र के रत्नागिरी के राजापुर इलाके की। जहां वन विभाग ने अब इस आदमखोर को पकड़ लिया, लेकिन इलाके में अभी भी खौफ कायम है। खूंखार जानवर की कुछ ऐसी तस्वीरें महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर से भी आई, जहां वैजापुर तालुका में तेंदुआ पहुंचा तो था शिकार करने, लेकिन खुद कुएं में जा गिरा। कुएं के अंदर भी तेंदुआ ऐसे दहाड़ रहा था जैसे अभी कच्चा चबा जाएगा। तेंदुए को पकड़ने के लिए रस्सी के सहारे एक चारपाई कुएं में डाली गई, जिस पर वो बैठ गया और फिर वन विभाग ने उसे जंगल में छोड़ दिया। मध्य प्रदेश के जबलपुर में तो तेंदुआ शिकार के चक्कर में जीसीएफ फैक्ट्री में पहुंच गया। रात के अंधेरे में तेंदुआ काफी देर तक इधर उधर कूदता रहा। कई दिन से इलाके में तेंदुआ घूम रहा है। इसकी वजह से फैक्ट्री और आसपास के लोग डरे हुए।